नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान का वीडियो लेके आया हूं जो कि एक पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान के डैडी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अब्बा जान के बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी माशरा जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस शख्स का नाम है मोहम्मद मोइज, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, एक कॉमेडियन है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। आइए सुनते हैं इनकी बातें। ये असली पाकिस्तानी और असली पाकिस्तानियत की तारीफ की जो काविश है, ये मेरे ख्याल से 14 अगस्त से भी पहले की लगी हुई है। इकबाल साहब कभी कुछ कह जाते थे, कभी कुछ कह जाते थे। जिन्ना साहब क्या चाहते थे, आज तक पाकिस्तानी इसको डिसाइड नहीं कर सके। कुछ तस्वीरों में उनको टोपी पहना दी जाती है, नीचे पैंट शर्ट बना दी जाती है। कुछ तस्वीरों में उनको जिन्ना कैप के साथ नीचे शेरवानी पहना दी जाती है। कहीं पे उनकी सिगार वाली तस्वीर आ जाती है अपने कुत्ते के साथ। कहीं पे हम बताते हैं कि जी उनसे ज्यादा बेहतरीन इस्लामिक एक्सपेरिमेंटर दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं था। तो अपनी शनाख्त की आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में फिर हम पुतले खड़े करते हैं और हम पुतलों को मुख्तलिफ रंग देते हैं कि ये है हमारी शनाख्त। जो इन्होंने कहा था उस पर भी मल्टीपल दौर आए हैं, क्योंकि जिन लोगों को डैडी इश्यूज होते हैं वो सारी उम्र अपने बाप की तलाश में रहते हैं ना। और हमारी कौम के वो लोग जिनको डैडी इश्यूज हैं वो हर वक्त बाप की तलाश में रहते हैं। कुछ 1947 से पहले अरबियों को अपना बाप बनाने निकले थे, वो अभी तक अरबियों की गोद में बैठे हुए हैं। फिर बीच में अमेरिका हमारा बाप बना अयूब खान साहब के दौर में। खुशी खुशी हम जाके सारे गोरों की गोद में दोबारा जाके बैठ के हाय अबू जी, हाय अबू जी, अबू अबू मुझे लोलो पोपो करें। उसके बाद हम लोगों ने अपने अंदर ही बाप बनाने की कोशिश की कि जी अपने अंदर थोड़े से बाप बनाते हैं, भेड़िया नुमा, भेड़िया सिफ्त के बाप, उनकी गोदियों में जाके बैठेंगे। आजकल तुर्की बड़ा बाप है हमारा, हम सब तुर्की की गोद में बैठते हैं क्योंकि इतना खूबसूरत अबू, हाय अल्लाह, पाकिस्तानियों को दिल पिघलेंगे। चाइना वाले भी अबू बनना चाहते हैं, उनकी भी गोद में बड़ी खुशी खुशी बैठते हैं। हम हर वक्त अपने बाप की तलाश में रहते हैं। वी आर अ कंट्री विद डैडी इश्यूज। वी आर नॉट अ कंट्री विद आइडेंटिटी कंफ्यूजन। वी आर अ कंट्री विद डैडी इश्यूज, मैसिव डैडी इश्यूज। अब्बा जी मुझे गोदी में बैठा दें, अब्बा जी मुझे अपनी शनाख्त दे दें। बिकॉज शनाख्त बाप से आती है, पेट्रियार्की, पिदरशाही निजाम। प्यो अगर राजपूत होगा, माँ वान हो तो बच्चा तो राजपूत ही हो। या फिर तो अगर हम अरबियों को अपना बाप बना लें, वाह, उससे बेहतर फिर क्या है? उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। मान गए अरबी बाप। जाए ना जरा सऊदी अरब, जाके हाल देखें पाकिस्तानियों का। दुबई में देख लें, अबू धाबी में देख लें। बड़ा शौक था सबको अरबी बनने का। वहां से जलीलो ख्वार होने के बाद पाकिस्तान वापस आने के बाद ये तमाम लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करके बात भी करते हैं। हलक से उनका हे भी निकलता है। हमें तो लगता है कि माशाल्लाह, लगता है अरबियों ने सोने के अंदर नहला के भेजा होगा, छितर जूते डंडे मार के वापस भेजा होता है। क्योंकि वापस आके हमें होता है कि हाँ बड़ा जलील हो क्या हूं, लेकिन बाप मेरा वो था, बड़े बाप की पहचान थी। क्योंकि अपनी मिट्टी से नस्बत नहीं है। हम क्या हैं? ये कम है ना, ये कम है, ये कुछ भी नहीं है, ये घटिया है, ये नीच है। हमने इससे भागना है। गांव वालों का ख्वाब है गांव से भाग के शहर आना, शहर वालों का ख्वाब है शहर से भाग के बड़े शहर जाना, बड़े शहर वालों का ख्वाब है बड़े शहर से भाग के बाहर जाना, अब्रॉड। बिकॉज अब्रॉड, मैं वहां से, मैं फिरंग से आई हूं। तो ये फिरंगियत और बाहर जाने के साथ जाहिर होता है कल्चरल एक हमारी एसोसिएशन है कि जी बंदा बाहर से होकर आया, सफर करके आया है, कुछ सीख के आया होगा, उसको कुछ पता होगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर कॉलोनाइजेशन का पैकेज ऐड कर देते हैं, ये तो हो जाता है। तो 712 की जो आपने मुझे मिसाल दी, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है मोहम्मद बिन कासिम को अपना अबू बनाना। 17 साल का बाप के बाप भी बनाने हैं, दूसरी नस्ल के, और वो भी 17 साल वाले बाप। तो क्या बात है भाई, 18 साल पे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मर्द का निकाह भी जायज नहीं है, 18 साल के बाद होता है। 17 साल के लेकिन बाप बनाने को हम तैयार हैं। वो आए किस लिए, हम सबको पता था। ही वॉज एन इन्वेडर। वो इन्वेड करने के लिए आए। वो हमारे यहाँ के वहाँ के लोकल रूलर को इन्वेड करके गए। वहां पे एक जगह है और उस जगह के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पे एक मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर एक पत्थर था और उसके बारे में एक माइथोलॉजी थी। और माइथोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज माइथोलॉजी लोगों की दिलों के जज्बात की अक्कासी करती है कि जब तक ये पत्थर है तब तक यहाँ पे सिंधु सागर बहेगा और यहाँ के लोग, यहाँ की बस्ती आबाद रहेगी। उसको सबसे पहले इन्वेड किया मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी ने। आज आप उस जगह पे जाएं, बंजर, बयाबान, खंडरात और एक दरख्त, और इस एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए 2 परिंदे। वो यहाँ से चहचहाते हैं, वहाँ से चहचहाते हैं, वो उड़ जाते हैं और वो कभी कभार वापस आते हैं। क्योंकि उन्होंने दाखिल होते ही सबसे पहले उस मंदिर को तोड़ा। क्योंकि इन्वेडर सबसे पहले आके आपसे आपके कल्चरल आइकॉन्स छीनते हैं, वो आपसे आके आपकी शनाख्त छीनते हैं। और एक चीज़ होती है उसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं कि जो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। बड़ा नेचुरल है क्योंकि फियर के रिस्पॉन्स में, खौफ के रिस्पॉन्स में इंसान 4 चीज़ें करता है। एफ से स्टार्ट होती हैं सारी। फ्लाइट, भागो, फाइट, लड़ो, फ्रीज एंड फॉन। नहीं ना, मैं तो बहुत मजलूम हूं, प्लीज मुझे छोड़ दें, आई लव यू ना।
वी फॉन्ट। हमारा मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो मानना और ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, पाकिस्तान के तमाम लोग जिनका ताल्लुक इस मिट्टी से है, जो पिछले 5000 6000 साल से यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी हुर्मती है। 711 में क्या हम नहीं थे? 710 में हम नहीं थे? क्या वो हम नहीं थे? इस इलाके से हिंदू जो गए इमाम हुसैन को ज्वाइन करने के लिए, क्या वो यहाँ के नहीं थे? क्या हम पहाड़ी, हम मर गए, हम खत्म हो गए, हम मौजूद नहीं थे? गंधारा सिविलाइजेशन मौजूद नहीं थी? अशोका मियाँ हमारे इलाकों के अंदर ही आके बना के गए ना, कार्विंग्स अपनी करके गए, स्टूपास हमारे इलाकों के अंदर ही बना। ये सब कुछ हम ही हैं। लेकिन जब हम एक आइडेंटिटी ऑफ एक्सक्लूजन की तरफ जाते हैं, एक नए बाप की तलाश में, अपने बाप को भुला के, तो इसी तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को हमारा हीरो बनाना इज वेरी मच एन अटेम्प्ट टू डिलीट आवर इंडिजिनस हिस्ट्री, कि हमारी अपनी जो रवायती मकामी तारीख है उसको मिटा के एक नई किस्म की तारीख शुरुआत की जाए, लोगों को एक नई शनाख्त दी जाए। और ऐसे कभी भी नहीं होता। कौमें बर्बाद हो जाती हैं, नेस्तो नाबूद हो जाती हैं, शनाख्त तब टूटती है। गद्दारी का लेबल का एक ठप्पा पाकिस्तान के अंदर पिछले कौन सा? गद्दार कौन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है। आपने जिस पत्थर की बात की, जिस सिंध के अंदर कहा जाता है कि बहुत क्लोज राजा दाहिर का बंदा था जिसने ये बात पहुंचाई थी मोहम्मद बिन कासिम को कि जी ये पत्थर को अगर आप हिट कर दोगे तो यू विल इन्वेड दीबल आपका अंदर से। टीपू सुल्तान लड़ता रहा, गद्दारी किसने की? अंदर से राइट, मीर जाफर। झांसी की रानी जीत जाती, मगर झांसी का नक्शा किसने लीक आउट किया? उसके अपने देवर ने। इस वाली जगह से आके हमला करोगे, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। और आज भी यही हिसाब है। पाकिस्तान के अंदर आपको बथेरे लोग नजर आएंगे जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के, पाकिस्तानियत का लिबादा ओढ़ के हूबहू राइट विंग कंजर्वेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियंस की बातों का उर्दू में तर्जुमा करके आपको पेश करेंगे। आई विश कि हमारे अंदर ये खोटे सिक्के मौजूद ना हो जो सिर्फ अपनी कुर्सी ऊपर करने के लिए, एक दुश्मन ताकत की कुर्सी पे बैठने के लिए झूठा मनोरंजन, झूठा ड्रामा बेच के अपनों को ही गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक डिजायर है, लेकिन ऑनेस्टली वाहिद मुझे कभी कभार लगता है कि ये एक डिजायर ही रहेगी। डोंट यू थिंक हम एक बेसिकली नमक हराम कौम है जो कि नहीं चाहते कि हमारे अपने लोग असल जगह पे ताकतवर पोजीशन पे बैठे, बल्कि हम लोग किसी जेलसी की वजह से अपनों को पीछे करने, कोई भी सिविलाइजेशन दुनिया में कहीं आज तक डिसएग्री करती हूं। हम नमक हराम नहीं, हम दलाल हैं। हम अपनों की दलाली करते हैं, हम उन्हें बेचते हैं क्योंकि हमें वहां ताकत नजर आती है। हमने खुद अपना जिस्म दाव पे नहीं लगाना, इसलिए हमारे साथ जो मौजूद दूसरा है हम उसको आगे करते हैं और अगले बंदे को वो बेच के आते हैं। हम नमक हराम नहीं है। नमक हराम तो चले फिर, नमक खाते तो हैं और हरामी कर जाते हैं। ये तो दलाली है सीधी सीधी। ये तो मुंह पे बेचते हैं और उसकी रकम भी मांगते हैं कि ये लो मेरा बंदा, अब मुझे इसकी रकम दो। ये सियासी दलाली है और कुछ भी नहीं है। हम नमक हरामों की कौम नहीं, दलालों की कौम है। पाकिस्तान एक दलाल कौम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद दलाल जो कि हमें, हमारी शनाख्त को हमेशा अपने दामों पे बेचते हैं, अपनी बर्तरी के लिए, खुदा जाने अपनी किस सेटिस्फैक्शन के लिए। उन लोगों के पास ताकत बहुत ज्यादा है और ताकत जिसके पास होती है, स्पॉटलाइट जिसके ऊपर होती है, मुल्क उसके ऊपर डिफाइन होता है। मुल्क तो हमारे यहां बैठी हुई उस गरीब माँ, उस गरीब बाप के ऊपर नहीं होगा ना डिफाइन, जो कि दूध के अंदर पानी मिला के अपने बच्चों को खिलाती है, मगर आखिर में जो 4 कतरे बचते हैं वो प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर डाल के बाहर कव्वे के लिए, परिंदे के लिए भी छोड़ के आती है। पाकिस्तानियत उस पर डिफाइन नहीं होगी। पाकिस्तानियत उस कौम पर डिफाइन नहीं होगी जहां पे अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आप थके हुए हैं और आप घर पे जाके दस्तक देके पानी मांगते हैं, तो पानी क्या, उस घर में अगर मुर्गी मौजूद है वो मुर्गी काट के वो भी आपको पका के दे देंगे। उस पर तो पाकिस्तानियत डिफाइन नहीं होगी। पाकिस्तानियत ना हमारी फकीरी पर डिफाइन होगी, ना हमारी रंगत पर डिफाइन होगी। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं अब कि अपने हुस्न के जरिए, अपने आर्ट के जरिए, अपनी कला के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपने इश्क के दर्स के जरिए और अपनी इश्क और सूफियाना तारीख के जरिए अपने आप को डिफाइन कर सकें। लेकिन इमेज जो हमारी पेंट कर दी गई है उसके अंदर गोरे का बहुत बड़ा हाथ है। हम मार्शल रेसेस हैं, पंजाबी मार्शल रेस हैं, पश्तून मार्शल रेस हैं, ये वॉरियर्स हैं, ये डंगर हैं, ये डंगर कौम है, ये कुछ समझ नहीं सकती। हमने उसको भी इंटरनलाइज कर लिया। उसके अलावा जो गोरा हमें बताते हैं कि जी दहशतगर्द कौम है, फंडामेंटलिस्ट कौम है, एक्सट्रीमिस्ट कौम है, टेररिस्ट कौम है, हम उस वाले नैरेटिव को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो पावर जिनके पास है, इंफॉर्मेशन की पावर, इंफॉर्मेशन को पुश करने की पावर, उन्होंने जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की हकीकत नहीं है, वो पाकिस्तान की डाइवर्सिटी की अक्कासी नहीं करती, वो पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को कैप्चर नहीं कर सकती, और वो लोग दलाल हैं। पाकिस्तानी लोग दलाल नहीं है।
ये लोग दलाल है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कशकोल है और देने वाला कोई और है तो फिर दलाली भी बहुत फ्रूटफुल है, अपनों को बेचना भी बहुत फ्रूटफुल है और नमक हरामी भी बहुत फ्रूटफुल है। तो बात आखिर में सारी की सारी आती है क्योंकि शनाख्त कभी एक होती नहीं है, एक तरफा होती नहीं है। आइडेंटिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, नुआंस्ड होती है, वो हिलती है, वो दरिया की तरह। हम सिंध सागर के हैं, सिंध सागर ना होता हम ना होते, और सिंध सागर कहीं रुकता नहीं है। जब आप उसको डैमे बना के रोकते हैं तो नीचे वाले सारे अफेक्ट होते हैं। और यही कुछ मिसाल हमारी शनाख्त की है। हमारी शनाख्त बहाव की थी, बहने की थी, पहाड़ों से कटा हुआ और निकला हुआ दरिया जो मैदानों से होता हुआ और वादियों से होता हुआ और सहराओं से होता हुआ दुनिया का वाहिद मैंग्रोव कल्चर बनाते हुए एक समुंदर के अंदर बह जाता है। हमने उसको कैद करके एक ठप्पा देने की कोशिश की। ठप्पा देने वालों को भी नहीं पता था वो ठप्पा क्या है, ठप्पा लगने वालों को भी नहीं पता था। पानी को कैद कर दें वो स्टैग्नेंट हो जाता है। सो आई थिंक हमारी जो असल शनाख्त है वो डाइवर्सिटी है, वो रंग है। उसमें दफ भी है, उसमें ढोल भी है, उसमें बांसुरी भी है, उसमें यकतारा भी है, उसमें तुम्बा भी है, उसमें बहुत कुछ है। उसमें सिंधी भी है, उसमें मारवाड़ी भी है, उसमें ढाटकी भी है, उसमें बेशतर जबाने हैं, उसमें नफरत भी है, उसमें दर्द भी है, उसमें तकलीफ भी है, उसमें याद भी है कि हम क्या थे, और उसमें मुस्तकबिल की ख्वाहिश भी है। इन तमाम चीजों को एक जगह कैद करना इज इम्पॉसिबल। कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। दोस्तों, हमें इस वीडियो को एक मजाक के वीडियो की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें खुद से भी पूछना चाहिए। क्या हम भारतीय स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित हैं? क्या आज भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, लोदी, खिलजी, औरंगजेब या पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रेंच को अपना बाप मानते हैं या अपना आइडल मानते हैं? अगर है तो यकीनन हमारे यहाँ पर भी स्टॉकहोम सिंड्रोम की दिक्कत है। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।